Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and you are now watching Zoo Literature and Education Department. स्टूडेंट ऑलरेडी जो है Zoo101 के इम्पोर्टेंट MCQs ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है 45 लेक्चर तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और आज जो है हम टॉपिक नंबर 46 में से डिस्कशन करेंगे कि कौन से MCQs आ सकते हैं, उसमें से इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 46 है और लेसन है टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। ठीक है, तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा राइट ए नोट ऑन द टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। तो ये आपने इसके अंदर ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। नेक्स्ट है कि इसमें से MCQs देख लेते हैं कि कौन से MCQs बन रहे हैं इस टॉपिक में से। जी लिखा हुआ है कि सिंपल डिस्टिलेशन वर्क्स बिकॉज द डिजोल्व्ड सोल्यूट हैज़ ए मच हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन द सॉल्वेंट। अब एक सोल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट भी मौजूद होता है, सोल्यूट भी होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सिंपल डिस्टिलेशन हम किस वक्त करते हैं, क्योंकि जो हमने उस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाल के जो सोल्यूशन बनाया हुआ है, उस सोल्यूट का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो सॉल्वेंट के मुकाबले में बहुत हायर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन MCQs यही आ सकता है कि सिंपल डिस्टिलेशन जो है वर्क्स कब करती है। तो आपने बताना है जब जो डिजोल्व्ड सोल्यूट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर हो दैन दी सॉल्वेंट। ठीक है, ये MCQs बन गया। नेक्स्ट है व्हेन द सॉल्यूशन इज़ हीटेड सॉल्वेंट वेपर्स इवेपोरेट्स। ठीक है, फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये जब हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो जो सॉल्वेंट वेपर्स होते हैं वो इवेपोरेट कर जाते हैं। सॉल्वेंट के वेपर्स बन के इवेपोरेट्स हो जाते हैं, जबकि सोल्यूट के नहीं होते, उनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। द गैस मूव्स अवे एंड इज़ डैश। ठीक है, अब जैसे ही हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं, जो सॉल्वेंट होता है वो वेपर्स बन के इवेपोरेट हो जाता है सॉल्यूशन से, और जो गैस होती है वो मूव आउट होके क्या हो जाती है, जैसे वो गैस बनेगी तो वो कूल्ड होगी और कूल्ड होने के बाद कंडेंस्ड हो जाएगी। तो ये MCQs बनेगा कि वो गैस जो है मूव्स अवे होके क्या हो सकती है, कूल्ड और कंडेंस्ड। नेक्स्ट है कि सिंपल डिस्टिलेशन इज़ ए मेथड फॉर सेपरेटिंग द डैश फ्रॉम ए सॉल्यूशन। अब सिंपल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एक सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को सेपरेट करते हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट को आपस में सेपरेट करते हैं। तो बेसिकली जो सिंपल डिस्टिलेशन है ये उस वक्त वर्क करती है जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर से क्या रिमूव करते हैं, सेपरेट करते हैं, सॉल्वेंट। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन से रिमूव करते हैं। ये इसकी एक एग्जांपल लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन बाय सिंपल डिस्टिलेशन। अब वाटर है, ठीक है, उसके अंदर हमने नमक भी डाला हुआ है, वाटर एज ए सॉल्वेंट काम करेगा और नमक जो हमने उसके अंदर डाला है वो सोल्यूट काम करेगा। तो ये बन गया वाटर और साल्ट का सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, हमने वाटर को साल्ट से रिमूव करना है तो सिंपल डिस्टिलेशन यानी उसे हीट करेंगे और वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और साल्ट बच जाएगा। इस तरह वाटर जो है वो इससे रिमूव आउट हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा। दिस मेथड वर्क्स बिकॉज वाटर हैज़ मच लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू साल्ट। ठीक है, जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट साल्ट से कम होता है। व्हेन द सॉल्यूशन इज हीटेड द वाटर इवेपोरेट्स। ये सिंपल डिस्टिलेशन की अगर एग्जांपल आ गया है कि सिंपल डिस्टिलेशन की एग्जांपल लिखे तो आपने यही लिखनी है कि वाटर और नमक की, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वाटर, इस सॉल्यूशन को जब हीट करेंगे तो वाटर जल्दी जो हीट अप होकर इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, और सिंपल डिस्टिलेशन। जो सिंपल डिस्टिलेशन होती है और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर इनका हमने कंपेयर, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कंपैरिजन लिखें बिटवीन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सिंपल डिस्टिलेशन। यहाँ से ये शॉर्ट भी के लिए भी दे सकते हैं, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का भी आ सकता है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं कि जो मेन डिफरेंस है वो कौन कौन से हैं। तो ये नीचे लिखे हुए हैं मेन डिफरेंसेस, और इनमें से जो MCQs बन रहे हैं वो भी हाईलाइट किए हुए हैं, वो भी देख लीजिएगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सिंपल डिस्टिलेशन इज़ दैट सिंपल डिस्टिलेशन सेपरेट्स लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट्स गैप्स ऑफ एट लीस्ट 50 डिग्री, विच इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट्स लिक्विड विद क्लोजर बॉइलिंग पॉइंट्स। होता क्या है, जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है ना वो उन दो सॉल्यूशन में से उन दो सॉल्वेंट और सोल्यूट को अलग करेगा जिनका आपस में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो एट लीस्ट 50 डिग्री। ठीक है, उनमें बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा गैप होना चाहिए। यानी अगर एक का बॉइलिंग पॉइंट 50 है
तो दूसरे का उससे 50% ज़्यादा होना चाहिए, 50 यानी दूसरे का 100 होना चाहिए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का गैप 50 डिग्री उससे ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है कि VGS जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है उसमें जो दो चीज़ें हम जो सेपरेट कर रहे हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना वो क्लोज होते हैं, यानी अगर एक का बॉइलिंग पॉइंट 30 है तो दूसरे का भी 40 हो सकता है या फिर ये कह लें कि 35 हो सकता है, यानी उनके बॉइलिंग पॉइंट क्लोज हों, ठीक है। तो दोनों में हम बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर ही सेपरेशन करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है कि एक में हम जो गैप है बॉइलिंग पॉइंट का वो 50 का लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल ये डिस्टिलेशन सिंपल में हम 50 डिग्री का गैप लेते हैं और जो फ्रैक्शनल है उसमें हम क्लोज़र बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं। ये पहला जो है डिफरेंस याद रखना है। और ये MCQs आएगा कि सिंपल डिस्टिलेशन में हम कितने बॉइलिंग पॉइंट्स का गैप लेते हैं, तो आपने बताना है एटलीस्ट 50 डिग्री। नेक्स्ट MCQs है दी सेटअप फॉर ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ वेरी सिमिलर टू दैट फॉर ए सिंपल डिस्टिलेशन, यानी चीज़ें वही हैं, स्टेप्स वही हैं दोनों में। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब जो सिंपल डिस्टिलेशन होती है उसमें एक अलग से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉलम ऐड नहीं होता, लेकिन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो मेथड होता है उसमें सेटअप तो वही होता है सिंपल वाले, लेकिन इसमें जो एडिशनल चीज़ होती है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ये आ सकता है MCQs में, ठीक है। दूसरा डिफरेंस इनमें ये हो गया। यूजली वो किधर पैक होता है कॉलम, यूजली पैक्ड विद सम मटेरियल ऑफ हाई सरफेस एरिया प्रोड्यूसिंग ए मोर एफिशिएंट सेपरेशन दैन द सिंपल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम का फ़ायदा क्या है कि ये उसके साथ अटैच होकर पैक होकर ज़्यादा एफिशिएंट जो है सेपरेशन देता है दैन दी सिंपल डिस्टिलेशन। ये भी इनका कंपैरिजन भी हो गया, डिफरेंस भी हो गया। द सेम एडवाइस रिगार्डिंग द थर्मोमीटर प्लेसमेंट, क्लैंपिंग एंड हुक अप ऑफ द वाटर ट्यूब्स इन द सिंपल डिस्टिलेशन आल्सो अप्लाई टू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बाकी सारी चीज़ें इनकी यही हैं, थर्मोमीटर कहाँ पर रखना है, प्लेसमेंट उसकी वही है, क्लैंपिंग वही है, हुकअप भी वही है, वाटर ट्यूब्स भी वही है जो सिंपल डिस्टिलेशन में होती है, लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस जो है वो किधर है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम की प्रेजेंस, जो कि सिंपल में नहीं होता, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है। नेक्स्ट है एज दिस apparatus is large practice additional caution to be sure that no glassware is broken or product loss। यानी जब भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हो तो ये एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ग्लासवेयर जो होते हैं वो ब्रोकन भी हो सकते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है ग्लासवेयर के अंदर हमने रखा हुआ वो हमारे से लॉस भी हो सकता है। द चॉइस ऑफ वेदर टू यूज़ द सिंपल और द फ्रैक्शनल सेटअप विल डिपेंड अपॉन द कंपाउंड्स दैट आर यू आर ट्राइंग टू सेपरेट। अब ये जो कंपाउंड्स है ना ये उस पर डिपेंड करता है कि हम जिस कंपाउंड को हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि वो फ्रैक्शनल से ज़्यादा इजीली सेपरेट होता है या सिंपल डिस्टिलेशन से सिंपली जो है वो सेपरेट होता है। अगर वो जल्दी जो है इजीली हमसे सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट हो जाए तो वो कंपाउंड जो हम उसी से उस मेथड से जो है रिमूव आउट करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो ये कंपाउंड्स पे बेस करता है। ये MCQ से आ सकता है कि जो फ्रैक्शनल सेटअप है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन कंपाउंड्स दैट यू आर ट्राइंग टू सेपरेट। ऑब्वियसली द सिंपल डिस्टिलेशन सेटअप क्या होता है, वो सिंपलर ही होती है, और जो ये इसलिए तो हम इसे सिंपल कहते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा हाई लेवल की जो अरेंजमेंट है वो यूज़ नहीं हम करते। जो सिंपल फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है, उसमें वो उसका सेटअप क्या है, सिंपलर है। ये MCQs आएगा। एंड द डिस्टिलेशन जनरली विल बी क्विकली दैन द फ्रैक्शनल। अच्छा, अब जो सिंपल है उसमें डिस्टिलेशन सिंपल होती है, ठीक है, उसका सेटअप भी सिंपल होता है, और जो उसकी काम करने की रफ्तार है वो जल्दी है, वो जल्दी काम निपटा देता है एज़ कम्पेयर टू फ्रैक्शनल, ठीक है। ये ज़्यादा फास्टर है और क्विकर है। ये इनका आपस में कंपैरिजन भी आ सकता है। However, the fractional setup is more efficient at separating the liquids with fairly similar boiling points and at time is required। अब सिंपल जो डिस्टिलेशन है उसकी बनिस्बत जो फ्रैक्शनल सेटअप होता है वो मोर एफिशिएंट होता है सेपरेटिंग लिक्विड्स में, उन लिक्विड्स को सेपरेट करने में जिनका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, सिमिलर होता है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्योंकि सिंपल में हमने क्या देखा था, उनमें दो लिक्विड्स का जिनको हम सेपरेट कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 50 डिग्री जो है एक दूसरे से डिफरेंट करता है। लेकिन जो एफिशिएंट है ये वाला फ्रैक्शनल सेटअप, इसमें जो है इन दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन सेम होता है, लेकिन इसका जो है फ्रैक्शनल सेटअप का जो है एक ये बात है कि इसमें टाइम जो है ना ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू सिंपलर वन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किसकी बेस पे काम करता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर इन्होंने शॉर्टली एक्सप्लेन किया हुआ है, मोस्टली इसके चांसेस है शॉर्ट क्वेश्चन के। तो द प्रिंसिपल ऑफ द स्टीम डिस्टिलेशन इज़ मेथड
When the heating of a mixture of two or more immiscible liquids happens, the vapor pressure exerted by the system will be इंक्रीज। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक मिक्सचर हमने लिया, उसमें डिफरेंट हमने क्या डाले हुए हैं, मिक्सचर में डिफरेंट लिक्विड डाले हुए हैं। अब वो हर जो डिफरेंट लिक्विड्स हैं वो एक दूसरे में इमिसिबल हैं, यानी दोनों आपस में वो डिज़ोल्व नहीं हो सकते, इमिसिबल हैं। लेकिन जब हम उस मिक्सचर को डिफरेंट लिक्विड्स वाले मिक्सचर को जो कि इमिसिबल हैं आपस में, उनको हीट करेंगे तो वो इकट्ठा एक वेपर प्रेशर जो है एक्सर्ट करेंगे। दिस हैपन्स बिकॉज द सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इज़ नाउ कंबाइंड। तो वो क्या होगा, वो जब सारे मिक्सचर में लिक्विड्स का ओवरऑल वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो वो एक बहुत बड़ा सिस्टम का जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअली हर एक कंपोनेंट का अपना अपना वेपर प्रेशर है, जब वो मिलकर अपना वेपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उनका कंबाइंड इफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम का ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रिंसिपल जो स्टीम डिस्टिलेशन है वो यही है कि डिफरेंट जो सिस्टम है उसका जो डिफरेंट वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज करते हैं by the help of different mixture of two or more immiscible liquids। ठीक है, तो ये किसकी बेस पे काम कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, जो कि एक्सर्टेड हो रहा है सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट जो है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें क्या सवाल है कि व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, ठीक है, हम कौन सी काइंड के मिक्सचर जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, यानी स्टीम डिस्टिलेशन किन किस्म के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। अच्छा, तो इट इज़ predominantly used to separate temperature sensitive organic molecules from a non-volatile contaminant। अब इसका क्या मतलब है, नॉन वोलेटाइल कंटामिनेंट। नॉन वोलेटाइल कंटामिनेंट वो होंगे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो नॉन पोलर हों, ठीक है, और वोलेटाइल भी हो सकते हैं, वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नॉन वोलेटाइल कंटामिनेंट में मिक्स नहीं होते। ठीक है, अब इन ये दोनों आपस में क्या है, इमिसिबल हैं। द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मस्ट बी इमिसिबल इन वाटर, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को वाटर के अंदर भी डिजोल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉन पोलर हैं। तो इन स्टीम डिस्टिलेशन अब क्या होगा कि हमने इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को वोलेटाइल कंटामिनेट से सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन। तो क्या होगा, इन स्टीम डिस्टिलेशन द इमिसिबल मिक्सचर इज हीटेड टू बॉइलिंग। ठीक है, इतना मिसिबल मिक्सचर को हीट करते हैं कि वो बॉयल हो जाता है, काजिंग द डिस्टिलेशन ऑफ बोथ वाटर एंड द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जिसके अंदर वाटर के अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाले हुए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, डिस्टिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। इस तरह फिर हम क्या कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से और नॉन वोलेटाइल कंटामिनेंट को, इन दोनों जो है इन दोनों को आपस में सेपरेट कर सकते हैं, इसके लिए ये यूज़ होता है। तो ये आपने इसकी एक एग्जांपल भी आ जाती है, इसमें ये भी आपने लिख देनी है। नेक्स्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, डिस्क्राइब द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है, इसको कैसे आप जो है डिस्क्राइब करेंगे। इसमें है इवेपोरेशन। फर्स्ट है क्रूड ऑयल इज हीटेड अंटिल इट इवेपोरेट्स। क्रूड ऑयल वेपर इज पुट इनटू ए फ्रैक्शनल कॉलम एट द बॉटम एंड राइजेस अप। अब क्रूड ऑयल जो होता है, सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, एक फ्रैक्शनलिंग कॉलम लेते हैं, उस कॉलम में डालते हैं और नीचे से उसे हीट अप इतना करते हैं कि वो ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ राइज करता है। ये पहला प्रोसेस क्या है, इवेपोरेशन का। ऊपर की तरफ कैसे राइज करता है, इवेपोरेट होके। ठीक है, क्रूड ऑयल खुद नहीं ऊपर जाता, फ्लो करता, उसके जो हीट होने से वेपर्स बनते हैं वो जो है इवेपोरेट्स होते हैं। ये फर्स्ट स्टेप था इसका। सेकंड स्टेप है कंडेंसेशन। जी, कंडेंसेशन में द टेम्परेचर इज़ हाईएस्ट एट द बॉटम ऑफ द कॉलम। अब जिस कॉलम में हमने ये वेपर्स ये क्रूड ऑयल डाला था, उसका नीचे से हमने टेम्परेचर क्या करना है, बॉटम में हाईएस्ट हो जाना है। यहाँ से MCQs बन रहा है, कंडेंसेशन के प्रोसेस में टेम्परेचर इज़ हाईएस्ट एट द डैश ऑफ द कॉलम, एट द बॉटम ऑफ द कॉलम। ठीक है, हम टेम्परेचर नीचे से हाई करेंगे तभी ऊपर से वेपर्स भी ज़्यादा कलेक्ट होंगे। नेक्स्ट जो थर्ड वन प्रोसेस है वो है कलेक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन जो हमें वेपर्स की
ऊपर की जानब जो राइज हो रही हैं, जो हमें हासिल होंगी, वो हम लोग इसमें प्रोसेस में क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो ये 3 प्रोसेस थे जो कि इस ओवरऑल मेथड में जो है शामिल थे। आपने इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कितने स्टेप पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वैक्यूम डिस्टिलेशन कैन इम्प्रूव ए सेपरेशन। जो वैक्यूम डिस्टिलेशन है वो एक सेपरेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकती है, सेपरेशन को कैसे प्योर कर सकती है। वैक्यूम डिस्टिलेशन कैन इम्प्रूव ए सेपरेशन किसकी मदद से, प्रिवेंशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, जो प्रोडक्ट हमें एंड पे मिल रहा है सेपरेशन के दौरान उसको डिग्रेड होने से बचाती है। पहला काम इसका ये है। प्रोडक्ट एक तो बन जाता है, एक उसका ठीक बन जाना, बनने के बाद हमें ठीक मिल भी जाना, ये चीज़ होती है असल में। तो जो सेपरेशन है उसमें जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, सेपरेट मिलता है, उस प्रोडक्ट को डिग्रेड ना होने देना, डिस्ट्रॉय ना हो देना, इसका पहला काम तो ये है, ये इम्प्रूव करती है। और दूसरा काम है आर पॉलीमर फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ रिड्यूस प्रेशर लीडिंग टू दी लोअर टावर बॉटम्स टेम्परेचर। तो दूसरा काम इसका क्या है, ये पॉलीमर फॉर्मेशन बना देता है, मोनोमर को पॉलीमर में चेंज कर देता है ताकि जो उसका प्रेशर है वो नीचे की जानब रिड्यूस हो और टेम्परेचर जो है वो नीचे की जानब से लोअर हो जाए, बॉटम टेम्परेचर जो है वो लोअर हो, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन रिड्यूस करता है ये प्रेशर को बाय लोअरिंग दी टेम्परेचर। तो यही है कि वैक्यूम डिस्टिलेशन किस तरह सेपरेशन को इम्प्रूव करता है, 2 मेथड से। एक प्रोडक्ट को प्रिवेंट करता है डिग्रेड होने से और दूसरा क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। ये 2 जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली आपने इसको माइंड आउट कर लेना, अपने माइंड में रख लेना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन वो है, सॉरी MCQs, रिडक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिग्रेडेशन ऑफ द पॉलीमर फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द रिड्यूस मीन्स रेजिडेंस टाइम स्पेशली इन कॉलम्स यूजिंग डैश रेदर दैन डैश। अब इसमें रिडक्शन जो डिग्रेड होने से बचाता है और पॉलीमर फॉर्मेशन बनाता है वो किसकी मदद से यूजिंग करता है, पैकिंग को, लेकिन ट्रायल्स को हम यूज़ नहीं करते। ये MCQs आ सकता है कि इसमें हम पैकिंग को यूज़ करते हैं, पैकिंग वाले मेथड को। नेक्स्ट जो लास्ट वन इसका जो काम है वो है इंक्रीज़ कैपेसिटी यील्ड एंड प्योरिटी। तो ये काम क्या करता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन का क्या काम है, ये किस तरह इम्प्रूव करता है। इसका एक एडवांटेज ये है कि ये क्या करता है, इम्प्योरिटी देता है हमें और कैपेसिटी देता है। यील्ड जो होगी ना वो अच्छी देगा, ठीक है, जो हमें यील्ड होगी ना, रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा जो एंड पे वो अच्छी देगा, उसकी कैपेसिटी भी अच्छी होगी जी। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है उसमें से MCQs आ रहा है, अनदर एडवांटेज ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन इज़ दी डैश कैपिटल कॉस्ट। ये क्या करता है, रिड्यूस्ड कैपिटल कॉस्ट करता है, इसका ये एडवांटेज है, ठीक है। तो ये MCQs में भी आ सकता है कि स्टीम डिस्टिलेशन का क्या ये एडवांटेज है कि कैपिटल कॉस्ट को ये कम कर देता है एट द एक्सपेंस ऑफ स्लाइटली मोर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो है ऑपरेटिंग जो इसका सिस्टम है वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता और ये इसलिए हमें सस्ता होता है। नेक्स्ट है कि यूटिलाइजिंग वैक्यूम डिस्टिलेशन कैन रिड्यूस द हाइट एंड डायामीटर। जो हमारे पास वैक्यूम डिस्टिलेशन का वो कॉलम था ना, उसका हाइट और डायमीटर का ज़्यादा होगी तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। लेकिन इस प्रोसेस में वैक्यूम का जो कॉलम होता है वो चाहिए होता है हमें जिसका हाइट और डायमीटर दोनों शॉर्ट हों। तो हम अगर रिड्यूस से लेंगे दोनों, ठीक है, वैक्यूम डिस्टिलेशन में वो दोनों चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं जिसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है और हमें महंगा नहीं होता। हाइट और डायमीटर जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। MCQs है ये वाला जी। तो इस लेक्चर में यही MCQs थे जो इम्पोर्टेंट थे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको पता चल गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर मैं अगली वीडियो में दूंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।